Assalamualaikum students, welcome to online classes. Today is our fifth lecture of Amazing Science for grade 5. Today we will start unit 7, force and machine. Force can cause an object to start, stop or change direction. फोर्स चेंज डायरेक्शन करती है, डायरेक्शन को चेंज कर देती है, किसी चीज़ को मूव कर रही है तो स्टॉप कर देती है, स्टॉप है तो उसको मूव करवाती है। अगर फोर्स नहीं होगी तो वो जिस अपनी जो उनकी स्टेट है उसमें मेंटेन रहेंगी, उसी बरकरार रखेंगी। पेज नंबर 62 ओपन करें बच्चों। यहाँ पे टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज़ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूटन जो है एक साइंटिस्ट था, सर आइजैक न्यूटन। उसने सबसे पहले ये बताया कि हाउ थिंग्स वुड मूव इफ़ नो फोर्स वर एक्टिंग ऑन दैम, कि चीज़ें कैसे मूव करती हैं अगर कोई फोर्स उन पे एक्ट ना करे। आपको बच्चों बताया है कि फोर्स स्टॉप करती है, स्टार्ट करती है और डायरेक्शन चेंज करती है। अगर कोई फोर्स नहीं होगी तो चीज़ स्टॉप ही रहेगी, स्टे स्टिल ही रहेगी, और अगर चीज़ मूव कर रही है तो मूव करती ही रहेगी अपनी सेम स्पीड के साथ स्ट्रेट डायरेक्शन में। उसकी डायरेक्शन भी वही रहेगी, वो मूव भी करती रहेगी। अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। और यही किसी बॉडी की प्रॉपर्टी भी होती है कि हर चीज़ अपनी जो स्टेट है, जो अपनी जिस स्टेट में है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, उसको बरकरार रखेगी अगर कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस हैं बच्चों, जैसा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, ये भी एक फोर्स अप्लाई हो रही है ना। इसी तरह मूविंग थिंग्स जो है उनकी फ्रिक्शन फोर्स है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉल जो है वो ग्राउंड में फेंकते हैं हम, थोड़ी देर के बाद वो स्टॉप कर जाती है। उसको किस चीज़ ने रोका, उसको कौन सी फोर्स ने स्टॉप किया? उसको फ्रिक्शन फोर्स ने स्टॉप किया। बॉल के और ग्राउंड के दरमियान रगड़ की फोर्स थी जिसने उसको मूविंग थिंग को स्टॉप करवा दिया। स्लो डाउन कर होते होते वो स्टॉप कर जाएगी। इसी तरह बच्चों कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनके जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स अगर एक जैसी हैं, बराबर हैं और हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स हम समझते हैं कि वहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हम एक बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर। हम कहते हैं कि ये बुक अपने इसी टेबल पे पड़ी रहेगी, स्टॉप रहेगी जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो और इसको मूव ना कराया जाए। ये इसी तरह पड़ी रहेगी, नो फोर्स। इसके लिए हम क्या समझ रहे हैं कि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही हो और ये ओबे कर रही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कि इफ़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट विल स्टे स्टिल। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे कर रही है ना, लेकिन इस पर एक्स फोर्स एक्ट कर रही थी, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था और बदले में जो टेबल है वो भी इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा था। लेकिन चूंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को ये दोनों फोर्सेस कैंसिल कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही और ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे कर रहा है। इसी तरह बच्चों आप एक और तरीके से आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करते हैं कि जो स्पेसशिप है, स्पेस के अंदर मूव करते हैं, वहाँ पे एयर की वजह से कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। दूसरा, इस पर एक्ट करने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नहीं है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, जिसकी वजह से ये अपनी जो मूवमेंट है वो स्टार्ट ही रखते हैं। इट ट्रेवल ऑन एंड ऑन एट द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन। ये अपनी सेम डायरेक्शन में अपनी स्पीड जो है वो सेम स्पीड के साथ मूव करते रहते हैं। किसी भी बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी कि वो अपनी सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव करती रहे, और अगर वो रुकी हुई है, स्टॉप है, तो वो स्टॉप ही रहे अगर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना हो। तो इसी को क्या कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। दिस टेंडेंसी टू कीप गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड इज कॉल्ड द इनर्शिया। किसी भी बॉडी की ये प्रॉपर्टी कि अगर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे, वो स्टे स्टिल ही रहे, या फिर अगर वो मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहे, उसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बच्चों, इनर्शिया। और इसी को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा गया है कि इफ समथिंग हैज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल स्टे स्टिल, और if moving it will keep moving at a steady speed in the straight line। बच्चों आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ आ गया होगा।
Now open your book पेज नंबर 63। यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटी के बारे में तो आप जानते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, अर्थ की फोर्स जिसके साथ वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, पुल डाउन करती है, उसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इज़ नेम गिवन टू द फोर्स दैट मेक ऑल थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड। ज़मीन की तरफ चीज़ों का जाना या उनको खींचा जाना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। दिस पुल इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है मैस। मैस किसी भी चीज़ के अंदर मटेरियल है, अमाउंट ऑफ मटेरियल है कि जिससे वो बना हुआ है, और उस चीज़ के अंदर कितना मटेरियल मौजूद है वो मैस कहलाएगा। और मैस को मेजर किया जाता है ग्राम और किलोग्राम में। When we want to know how much material an object, किसी भी मटीरियल के किसी भी चीज़ के अंदर कितना मटीरियल है, तो हम उसका क्या मेजर कर रहे हैं, हम उसका मैस मेजर कर रहे हैं कि किसी चीज़ के अंदर कितना मटीरियल है, तो हम क्या मेजर कर रहे हैं, उसका मैस मेजर कर रहे हैं। और मैस किस में मेजर किया जाता है, ग्राम में और किलोग्राम में। जैसे हम बाज़ार से कोई चीज़ लाते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल चावल लाए जाते हैं, चीनी लाई जाती है, तो ये ग्राम में और किलोग्राम में मैस में मेजर करके लिए के आते हैं। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है वेट। वेट इज़ द अनदर नेम फॉर अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक दूसरा नाम है। अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ मूव कर रही है तो वो उसकी मतलब उसका वेट है कि ज़मीन उसको कितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रही है, ये उसका क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। और वेट भी फोर्स है तो उसका एक यूनिट है, दैट इज़ न्यूटन। फोर्स वेट इज़ मेजर इन न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, वी कैन यूज़ अ स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम कहते हैं कि किसी चीज़ का वेट मैस उसका 1 ग्राम है, तो उसका वेट कितना होगा, इसकी वैल्यू अर्थ पे और है, मून पे और है, क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स और होगी बच्चों, और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटेशनल की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, वो 10 ग्राम पर मीटर सेकेंड है। अगर एक बॉडी का मैस 1 ग्राम है तो अर्थ पर भी उसका मैस 1 ग्राम ही रहेगा, और मून पर भी उसका जो वेट है, जो मैस है, वो 1 ग्राम ही रहेगा। लेकिन दोनों का वेट, उस चीज़ का वेट मून पे और अर्थ पे उनका वेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ में जी की वैल्यू 10 है और मून पे उसका उस वेट का जो अर्थ पे वेट है उसका 1/6 है, पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें बच्चों, अगर एक चीज़ है अर्थ के ऊपर और उसका मैस 1 ग्राम है तो उसका वेट 10 न्यूटन होगा। कैसे? क्योंकि अर्थ पे जी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 10 है, तो 10 1s are 10 न्यूटन उसका वेट आ जाएगा। वेट इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई ग्राम। मैस उसके अंदर मटेरियल कितना है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगने वाली अर्थ की फोर्स कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके वेट आएगा। और वेट क्या है, फोर्स है, और उसका यूनिट न्यूटन है। अंडरस्टैंड? लेकिन मून पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो अर्थ के जो वेट है उसका 6 से डिवाइड कर दें तो ये मून पर उसका वेट आएगा। अगरचे मैस तो मून पर भी 1 kg ही रहेगा, अर्थ पर भी 1 kg रहेगा, मून पर भी 1 kg रहेगा, लेकिन उसकी जी की वैल्यू मून पर बदल जाएगी, तो उसका वेट इस वजह से बदल जाएगा। अंडरस्टैंड? और कुछ लोग जब वो वज़न करवाते हैं अपना तो कहते हैं कि हमारा वेट है जी 50 ग्राम, हालांकि ये उनका वेट नहीं है, ये उनका मैस है। क्या है बच्चों? ये उनका मैस है 50 ग्राम। वेट तो उनका 10 से मल्टीप्लाई करने से आएगा जी की वैल्यू से, जो कि अर्थ की जी की वैल्यू 10 ग्राम मीटर पर सेकंड है, उससे मल्टीप्लाई करने से आएगा 50 10s are 500 न्यूटन। वेट तो उनका 500 न्यूटन है। वो जो कहते हैं हम कि हमारा इतना वेट है, ये वेट नहीं है बल्कि मैस होगा। मैस 50 ग्राम है, वेट तो 500 न्यूटन होगा। बच्चों रीडिंग ध्यान से करें। आपको इनर्शिया के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैस और वेट के बारे में पढ़ाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको केयरफुली रीड करें। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।